बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे क्लास में, लेकिन हम क्लास शुरू कर देते हैं। दो हिस्सों में बात होगी आज की। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक मंथ में तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सभी को इसी पर ही है कि विद इन अ मंथ, क्योंकि एक महीना बचा हुआ है और इस एक महीने में हम अपनी तैयारी कैसे करें। क्लियर? दूसरे वाले हिस्से में हम बात करेंगे, जो आज का दूसरा सेशन होगा, क्योंकि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में पॉवर्टी की, गरीबी की हमने बात की थी। और यहां से अगर आपको मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऐसे राइटिंग पर हो, वो यहां से हो जाएगा। मैंने ये कहा था लास्ट क्लास में कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए वी हैव इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। ये आपका नेक्स्ट सेशन होगा, यानी कि इसी के साथ में ही पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर समावेशी विकास पर बात करेंगे। थोड़ा बहुत रिकैप भी करेंगे कि पॉवर्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा था। आई होप अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। क्लियर? तो पहले इसी पर ही क्यों ना बात की जाए कि एक महीने में आपको क्या क्या चीजें अभी कवर करनी है। सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है। ठीक है? ज्यादा इंफॉर्मेशन आज के समय में उपलब्ध है आपके पास, लेकिन उसको इकट्ठे करते नहीं रह जाना है कि यहां से मटेरियल ले लिया, यहां से बहुत जगह से इकट्ठा कर लिया अपने पास, लेकिन अपनी कुछ आउटपुट नहीं निकाली। तो मटेरियल आपके पास पहली चीज, फिर हम हिंदी इंग्लिश पर आएंगे। पहली चीज, मटेरियल अपना लिमिटेड रखो, जहां से कर रहे हैं वहीं से करो। पहले ये चूज करो कि आपको मटेरियल किस चीज का कहां से करना है, और फिर वहीं पर स्टक हो जाओ कि हाँ, मुझे ये वाला मटेरियल अगर हिंदी के लिए है तो मैं इसको यहीं से ही करूंगा या करूंगी। मेरे पास इंग्लिश का ये मटेरियल है तो मैं इसको यहीं से करूंगी या करूंगा। और सेम आपका जीएस के लिए भी होगा। ठीक है? इन बिटवीन आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप बीच में ढूंढते रहे कि हिंदी का मटेरियल कहां से करूं, इंग्लिश का कहां से करूं, जीएस का कहां से करूं। अपने सेशन की बात करेंगे जहां पर ये मटेरियल आपके कोर्स में ऐड किया गया है। क्लियर? तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, आपके पास सिर्फ एक महीना बचा हुआ है, तो डेडिकेशन जो है, उस डेडिकेशन का लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन फिर से अब बस अब पढ़ाई नहीं हो रही है, खत्म हो गया। रेगुलर रूटीन में कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाई करनी है, तो लगातार आपको पढ़ाई करनी है। आंसर राइटिंग डेली करनी है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जहां पर आपने आंसर राइटिंग नहीं की हो। उस आंसर राइटिंग का फीडबैक भी ले लें। जो तो टेस्ट में है वो तो हम बात करेंगे कि क्या करना है आपको। डेली जितना भी आपके पास समय है उसमें से आंसर राइटिंग के लिए आपको समय निकालना है। तो क्यों ना पहले आ जाए कि हिंदी पर आपको कैसे करना है टैकल। क्लियर? तो पहला हमारे पास है हिंदी, फिर आपके पास है इंग्लिश, एंड देन वी हैव जीएस। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, एक तो हो गया आपका ग्रामर पोर्शन। क्लियर? ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया, जहां पर हिंदी में पूछा जाएगा कि विशेषण आपको दिए जाएंगे कुछ एक, आपको कहा जाएगा किसको विशेषण में बदलो। हो सकता है आपको कहा जाए एक वाक्य दिया जाए, उस वाक्यों को कन्वर्ट करना है, प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करना है, संयुक्त वाक्यों में कन्वर्ट करना है, साधारण वाक्यों में कन्वर्ट करना है। ऐसे भी आ सकता है। ठीक है? इसके अलावा संज्ञा पूछी जा सकती है। सर्वनाम तो वैसे एग्जाम में आपको नहीं आएगा, यहां पर ग्रामर में अशुद्धियां पूछी जा सकती हैं। ये वाला जो पोर्शन है आपका क्लास टेस्ट में हम कवर करवा देंगे। आज भी हमने इंग्लिश का जो क्लास टेस्ट है उसमें ग्रामर वाला पोर्शन होगा। सेम आपका जो क्लास टेस्ट है वो हिंदी के लिए भी हम शेयर कर देंगे, और इंग्लिश के लिए तो हमने आज एक क्लास टेस्ट आपको भेज भी दिया था, उसके सॉल्यूशन भी हमने ऐड कर लिए थे। तो यहां पर जो ग्रामर वाला पोर्शन है, छोटा छोटा ग्रामर वाला पोर्शन, जैसे वर्ब हो गया इंग्लिश में भी, तो वो भी हम क्लास टेस्ट में आपको दे देंगे। दूसरा, ये क्लासेस में करवाया भी जा रहा है और उसके साथ में आपको लास्ट में जाकर के उसकी एक्सरसाइज भी दी जाएगी। जैसे कि आज प्रेपोजिशन की क्लास हमने अपलोड की थी, अगर किसी ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर के देख लीजिएगा। प्रेपोजिशन की जो पीडीएफ है वो ऐड कर दी गई है, उसकी एक्सरसाइज हम आपके कोर्स में ऐड कर देंगे। इसके बाद ही क्लास के बाद हम वो भी ऐड कर देंगे। तो एक तो चीज है जो ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन के लिए आपको डिफरेंट 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 तरीके से बहुत ज्यादा जैसे एमसीक्यू तो नहीं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है वो करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहां पर पूछ लिया जाए कि एडवर्ब में इसको कन्वर्ट कर लो। आपको देखना पड़ेगा कि चेंज द वॉइस, इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ग्रामर वाला पोर्शन हिंदी और इंग्लिश के लिए ये सेपरेट रहेगा, जो आपके क्लास टेस्ट से हो जाएगा।
और जो क्लासेस में आपको करवाया भी जा रहा है उसके अंत में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये ग्रामर वाला पोर्शन आप खुद से भी डिसाइड कर लो कि आपके पास जो ग्रामर है वहां से कितना पोर्शन आपको करना है, क्या क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी हम थोड़ा बहुत मटेरियल बनाने में, आपकी टेस्ट सीरीज बनाने में उसमें बिजी थे, तो हम बता देंगे, वो भी क्लियर आपको करवा देंगे। ठीक है, वो ग्रुप में आपको बता देंगे हम। दूसरा, तो ये पहले हो गया ग्रामर वाला पोर्शन। हिंदी में आपको कोर एरियाज देखने हैं, चाहे वो संधि हो, उपसर्ग हो, विशेषण हो, मुहावरे हो। मुहावरे भी अपलोड कर दिए हैं आपकी पीडीएफ कोर्स में, देखिएगा मुहावरे की पीडीएफ ऐड कर दी गई है। अशुद्धियां हो, उपसर्ग हो, उपसर्ग रह गया अभी करवाने के लिए, अलंकार है, पता होने चाहिए आपको, करवा दिया है अलंकार वाला पोर्शन, क्योंकि ये अलंकार वाला पोर्शन ही रिलेटेड है आपका पद्यांश से। रस आपको करवाने रह गए हैं बस, तो वो भी हम करवा देंगे। बस आपको पढ़ना है, जो पीडीएफ है पहले उनको तो सॉल्व कर लो, जो कोर्स में पीडीएफ है। अगर आपको लगता है कि कहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, पीडीएफ समझ आ रहा है पीडीएफ से पढ़ो, कहीं दूसरी जगह समझ आ रहा है वहां से पढ़ो, जहां से समझ आ रहा है वहां से उस चीज को क्लियर करो। दिक्कत आ रही है तो हमें बता दो, क्योंकि आपको रिजल्ट देना है, किसी भी हालत में आपको रिजल्ट देना है। और ध्यान ये रखना है, सभी ने, जितने भी अभी क्लासेस में हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे होंगे, कृपा करके एक ही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ पास नहीं होना है, सभी का यह होना चाहिए कि आपका जो पोजीशन है वो फर्स्ट रैंक आना चाहिए, मुझे टॉप करना है। ये आपके प्रिपरेशन के दौरान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप सभी लोग ये सोचें कि मुझे पहला रैंक लाना है। और पहले रैंक लाने के लिए आपको सब चीजों में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, ग्रामर वाला पोर्शन हो, ऐसे राइटिंग हो, आपकी हैंड राइटिंग हो, आपका जीएस वाला पोर्शन हो, हिमाचल जीके हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब चीजें हो गई। वहां पर आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी रैंक 1 लाने के लिए। तो रैंक 1 अगर आपका है, कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे रैंक 1 चाहिए, तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। अगर आप फिर उसी भीड़ में हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत हो गया तो क्लियर हो जाए, क्लियर तो हो ही जाएगा, देख लेंगे, सोच लेंगे, आपको ये सोचना है कि आपको रैंक 1 लाना है। और लास्ट में आप इंटरव्यू देते वक्त फिर कहेंगे कि हमने बहुत मेहनत की थी रैंक 1 लाने के लिए, सोचा नहीं था इतनी मेहनत की, इतना हम रैंक 1 लाएंगे, सोचा था कि पास हो जाएंगे, तो वो लास्ट वाली कहानी होगी फिर। लेकिन अभी के लिए दिमाग में ये बिठा लो कि आपको रैंक 1 लाना है। उससे होगा क्या, आपकी जो मेंटेलिटी है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो प्रिपरेशन का तरीका है वो बदल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पास होना है, तो पास होने के लिए तो उतनी मेहनत लगती नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन रैंक 1 के लिए अगर आप कंपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसकी तैयारी एचएएस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई और स्टूडेंट है, कोई एबीसी स्टूडेंट है, तो उसके लिए आप उससे कंपीट कर रहे हैं, जितनी तैयारी उसकी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि जिसका एचएएस लिखा हुआ है बेशक उसकी तैयारी अच्छी है, लेकिन मैटर करता है उसके पास कंटेंट कैसा है, वो कितना अच्छे तरीके से लिख रहा है। क्या आप उससे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, आपके अंदर वो कैलिबर है, बस उसको पहचानना बाकी है। उस रूटीन से वो सब चीजें हो जाएंगी, अपनी गलतियों पर काम करना है। ठीक है, जो भी आपने मिस्टेक की है, जो आपको फीडबैक मिल रहा है, दूसरी बार वही गलती रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि रिपीटेड गलतियां नहीं करनी है। एक गलती एक बार कर ली ठीक है, दूसरी बार उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। इससे इंप्रूवमेंट और ज्यादा आएगी धीरे धीरे। जितनी भी आप गलतियां कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामेटिकली एरर हो, चाहे वो फैक्चुअली एरर हो, वो सीधे सीधे धीरे धीरे करके मिस्टेक्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो पहले मैंने आपको बताया कि आप ग्रामर वाला पोर्शन, एक तो ये हो गया जो क्लास टेस्ट वाला हो, वैसे ही आवा इंग्लिश वाला ग्रामर जो क्लास टेस्ट से होगा। हिंदी में दूसरा आता है गद्यांश और पद्यांश। ठीक, क्लियर? गद्यांश और पद्यांश के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हमें वो समझ में ही नहीं आ रहे हैं। अब किसी का ये भी है कि उसमें विशेष लिखा जाए, उसमें जो प्रसंग है वो लिखा जाए, संदर्भ लिखा जाए। तो मैं आपको पहले भी वो करवा चुका था कि आपको करना क्या है। अगर आप पद्यांश लिख रहे हैं और अगर आप गद्यांश लिख रहे हैं, इन दोनों में, ये दोनों का फॉर्मेट सेम रहेगा। आपको अपना फॉर्मेट चुनना है कि आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, वो फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। अगर आप गद्यांश और पद्यांश के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, आप स्टार्टिंग में संदर्भ से नहीं करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले। मान लीजिए कोई कविता है, कोई भी कविता है, तो आपने यहां से लिख दिया वो तोड़ती ती, है ना, तोड़ती पत्थर, जो भी है वो तोड़ती पत्थर, यहां पर आपने डैश डैश लगा दिया और यहां पर आपने अंत में लगा दिया वो तोड़ती पत्थर।
एक शुरुआत आपने लाइन लिख दी कि आप इस पोइम के बारे में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद एक फॉर्मेट आपका ये होगा कि इसके बाद आप लिख रहे हैं यहां पर संदर्भ। संदर्भ कब लिखा जाएगा? जब आपको पोइट का नाम पता हो। क्लियर है? अगर पोइट का नाम नहीं पता है तो आप लिखेंगे प्रसंग। संदर्भ में आएगा उस कविता का नाम, उस पोइट का नाम कि किसके द्वारा वो लिखी गई है। दूसरा, प्रसंग में आएगा इस कविता में क्या मेंशन किया गया है। वह तोड़ती पत्थर लास्ट में मैंने करवाया था, तो इस प्रसंग क्या आएगा कि कवि के द्वारा इसमें किस चीज का जिक्र किया गया है। क्लियर? ये आपका प्रसंग हो गया। फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिख दिया आपने, ये आपकी व्याख्या हो गई। व्याख्या में मिनिमम 2 से 3 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। उसको एक ही पैराग्राफ में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये 15 नंबर का सवाल है। तो 15 नंबर के लिए आप एक ही पैराग्राफ में उसको कंक्लूड करेंगे तो होगा नहीं। हिंदी में आपकी थोड़ी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखें कि राइटिंग जितनी अच्छी है, इंप्रूव ज्यादा कर सके और ज्यादा बेहतर है। इंग्लिश में उतना मैटर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदी वाले टीचर जो हैं, आपने देखा होगा बचपन में भी हिंदी के टीचर ज्यादातर फोकस करते थे कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उस पर फोकस करो। तो ये आपकी व्याख्या होगी जो कि 2 से 3 पैराग्राफ में होगी। ध्यान से सुनना है, फिर जो आप लिखेंगे उसमें नंबर नहीं मिलेंगे तो फिर फायदा क्या उस चीज का। तो 2 से 3 पैराग्राफ होंगे, प्रॉपर स्पेस होगा दोनों के बीच में, कंजस्टेड नहीं लिखना है, कंजूसी नहीं करनी है कि आपका पेपर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आती है लास्ट में विशेष। विशेष में जो कविता में लिखा गया है, वही जो कोर आइडिया है जो आपने यहां पर लिखा, प्रसंग में लिखा था, वही आपको विशेष में लिखना है, लेकिन सेंटेंस सेम नहीं होने चाहिए। लिखना वही है, उसको बस थोड़ा बहुत एक लाइन में यहां पर मेंशन कर दो विशेष में कि क्या कविता में कहा गया है, क्रक्स क्या है उस चीज का। पहली लाइन वो हो गई। दूसरी लाइन आपने ये लिख दिया इसमें विशेष क्या है, उसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है, अलंकार का प्रयोग किया गया है, या फिर वो कविता छंदबद्ध है या फिर छंद मुक्त कविता है। छंदबद्ध और छंद मुक्त में आप अंतर समझते होंगे कि जब आप पोएम को गा सकते हैं उसे आप कहेंगे छंदबद्ध कविता है। छंद मुक्त यानी कि जब आप उसको गा नहीं सकते हैं। ये आपने लिख दिया। आपने लिखा कि संगीतात्मकता का प्रयोग किया गया है, आपने लिखा कि कविता गए है या फिर अगेय है, कविता को गाया जा सकता है। तो तीनों में से जो आपको याद आता है, अलंकार नहीं पहचाने जा रहे हैं, लिखो अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो विशेष तो आप लिख ही पाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा व्याख्या क्या है, लेकिन विशेष में आपको नंबर मिल ही जाएंगे। तो 15 नंबर है यहां पर। तो 15 नंबर में आपका फॉर्मेट जो है वो लास्ट तक सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर चेंज करने वाला कुछ है ही नहीं। फॉर्मेट चेंज करने वाला कुछ है नहीं, बस यहां पर चेंज जो होगा वो होगी व्याख्या आपकी चेंज, है ना। दूसरा, गद्यांश। गद्यांश में भी आपको सेम ही करना है। गद्यांश में भी सेम करना है। पहले लिखो प्रसंग, उसके बाद लिखो व्याख्या और उसके बाद लिखो विशेष। अब विशेष में क्या लिखा जाएगा? विशेष में लिखा जाएगा कि इसने कविता में क्या कहा गया है। 2-3 लाइन में कहा जाएगा, वही जो चीज यहां पर है उसका क्रक्स नीचे जोड़ दिया जाएगा। अलंकार यहां पर होंगे नहीं, लेकिन हो सकता है यहां पर तत्सम शब्द हो, तद्भव शब्द हो, उनका प्रयोग कहीं पर किया गया हो, तो वो वहां पर आप लिखेंगे। ठीक है, वहां पर आप लिखेंगे कि कलात्मकता का प्रयोग किया गया है जो कि दर्शनीय है। एक ऐसे शब्द जो मैं आज बात भी कर रहा था किससे, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने अपने पास संग्रह उनका रख लो कि मुझे ये वाले शब्द जो हैं वो विशेष में यूज करने हैं। आप उनको अपने पास रख लो, एक भारी, जैसे 2-3 भारी शब्द होते हैं हिंदी के, ताकि पता लग जाए, जो चेक करने वाला होगा उसे पता लगे कि जो लिखने वाला है, जो जिसने हिंदी में ये लिखा हुआ है इसका, वो कोई महान पंडित ही है। पंडित का मतलब यहां पर यह है कि उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो वो हिंदी के शब्दों को थोड़ा बहुत अपने पास रखो ताकि आप विशेष में से लिख पाए। क्लियर? ये फॉर्मेट आपका गद्यांश के लिए भी सेम होगा, पद्यांश के लिए भी सेम होगा। लास्ट तक आपका फॉर्मेट सेम होगा। तो जितने तक आप 15-20 आप ये कहानियां, ये पोएम लिख देंगे तो फॉर्मेट आपका और अच्छा बेहतर होता जाएगा, आपको चीजों का पता लगता जाएगा। पहली बार में प्रॉब्लम आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, सभी चीजों में पहली बार प्रॉब्लम तो आती ही है। उसके बाद इसमें बच गया है आपका एक तो ट्रांसलेशन वाला है। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए हम आपको कुछ एक पीडीएफ शेयर कर देंगे, या किसी ने अगर ये न्यूज़पेपर देखा होगा ब्रिल्स एक्सप्रेस, किसी को पता है? एनीवन नोज अबाउट दिस न्यूज़पेपर ब्रिल्स एक्सप्रेस? नहीं पता है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है। हिंदी अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छी करनी है, इस न्यूज़पेपर को टेलीग्राम पे सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। नहीं मिलता है हम शेयर कर देंगे।
यहां पर न्यूज जो दी जाती है, इसमें जो न्यूज दी जाती है, मैंने पहले भी क्लासेस में इस न्यूज़पेपर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इस न्यूज़पेपर के बारे में पहले भी मैंने क्लासेस में जिक्र किया हुआ है। ये न्यूज़पेपर बोथ लैंग्वेजेस में आता है। पहले पैराग्राफ होगा इंग्लिश में, फिर वही पैराग्राफ होगा हिंदी में। तो आपकी ट्रांसलेशन हो गई ना, यहां से यही पैराग्राफ इंग्लिश में था, यहीं पर हिंदी में भी दिया गया है। हालांकि उसमें थोड़े बहुत और भी शब्द आते हैं, और भी उसमें सेंटेंसेस आते हैं, जैसे पास्ट सेंटेंस के दे दिए कुछ एक यहाँ पर, और यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया। वो न्यूज़पेपर इसीलिए है कि आपका जो वर्ड पावर है, वोकेबुलरी है, उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए ये है वो। तो इस न्यूज़पेपर को पढ़ना है ट्रांसलेशन के लिए। जितने आप ज्यादा इसको पढ़ सके, पहले खुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो, फिर उसको देखो कि उसमें क्या ट्रांसलेशन की हुई है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन वाला। अब आता है ऐसे वाला। आपका कंपटीशन देखो, आपका कंपटीशन आप समझ रहे होंगे किसके साथ है। अब उसने भी बहुत अच्छे ऐसे तैयार किए होंगे, आपको उससे बेहतर तैयार करने हैं। ऐसे के लिए मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं कि आपको कैसे वो लिखना है, कैसे आपके फ्लो होना चाहिए। एक ऐसे में आपको लगभग 15 से 20 ऐसे आपके पास परफेक्ट ऐसे होने चाहिए, परफेक्ट। कईयों ने हो सकता है इससे ज्यादा लिखे हों, अभी तक भी लिख रहे थे, इससे ज्यादा भी लिख रहे हैं, लेकिन मिनिमम 15 ऐसे आपके पास होने चाहिए परफेक्ट। चाहे वो विमेन पर हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया पर हो, चाहे वो एजुकेशन पर हो, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, पॉवर्टी पर है, आने वाली जो एआई है, एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उस पर हो सकता है, सैटेलाइट पर है, कोई भी चीज हो सकती है। वो परफेक्ट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं रह गई है। जैसे हमने आपको विमेन के बारे में बता दिया है, तो विमेन के बारे में हमने उसमें मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं, चाहे वो फैक्चुअल डाटा हो, चाहे वो संविधान से रिलेटेड हो, चाहे इतिहास का संबंध हो, चाहे आज का परिप्रेक्ष्य हो, वो सब चीजें हमने डिस्कस की है विमेन एम्पावरमेंट वाले ऐसे में। साथ ही साथ में इसके अलावा जो टॉपिक अभी तक कवर हुए हैं वो भी हमने सारे डायमेंशन उसके बता दिए हैं। तो यहां पर लगभग 15 से 20 हो जाएंगे आपके। आने वाला जो पहला टेस्ट है उसमें आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं, वो पांचों के पांचों आपको सोल्यूशन दे दिए जाएंगे, तो वो अपना कंटेंट वहां से भी देखो। अब देखो होता क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में सभी के लिए बराबर ही कंटेंट जाता है। आपको आगे कैसे निकलना है, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मान लो 1000 स्टूडेंट है मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से लगभग 60 to 70% स्टूडेंट कोचिंग ले रहे हैं, या कोचिंग जो भी कंटेंट होता है उसका यूज कर रहे हैं। अब सभी सेम ही लिखेंगे, कंटेंट तो सबके पास सेम ही है, आपका डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे। वहीं पर आती है बात आपके अपने एक्सपीरियंस की, कि आपने अपने जीवन में कैसी दुविधाओं का सामना किया है, चाहे आप हॉस्पिटल में गए हो, चाहे आपने गरीबी हो, एजुकेशन आपको कैसी मिली है, आज की डेट में आप क्या डिजिटली इलिटरेट है या लिटरेट है, क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप डिजिटली इलिटरेट हैं। विमेन जो है उनको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जब छोटे बच्चे हो, बड़े हो गए हो, या फिर ओल्ड एज में। तो वो आपका एक्सपीरियंस है, वो हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस, और लिखने का तरीका आपका कैसा है, आपका तरीका लास्ट तक सेम रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेम इन द सेंस कि अगर फॉर्मेट ऐसा है तो एग्जाम में आपको फॉर्मेट सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भैया अब हम फॉर्मेट सोच रहे हैं कि मेरा फॉर्मेट कैसा होगा। ऐसे लिख रहे हैं, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दो कि आप क्या लिखने वाले हैं, ताकि उसमें वो फ्लो बना रहे। क्योंकि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, वो एक चार्ट नहीं बनाएंगे आप स्टार्टिंग में, तो आपको बीच बीच में याद आती रहेगी कि ये भी छूट गया, वो वाला पोर्शन भी छूट गया, ये वाला भी छूट गया, अब लास्ट में याद आ रही है कि ये पोर्शन बीच में आना चाहिए था। तो उससे वो ऐसे का परफेक्ट ऐसे नहीं बनेगा, 40 नंबर आपके उसमें से नहीं बनेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पर, क्योंकि ये हिंदी वाला मेजर पोर्शन हो गया, ट्रांसलेशन ये सब चीजें इंग्लिश वाला ही है ना, अब इसके अलावा तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो इंग्लिश में आता है पहला कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो कि बहुत इजी होता है, इसमें आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से आंसर दिया गया है, पैसेज में आंसर दिया गया है, और आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आंसर यहीं से निकालने हैं आपको। कुछ एक कॉम्प्रिहेंशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, तो बस आपको उतने ही करने हैं। बाकी आपको आइडिया लेना है कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होगी
आई थिंक 2-3 क्लासेस में कवर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे करने हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद फिर से आपका ऐसे ही आता है, तो ऐसे वही जो आपने हिंदी में तैयार किए हैं वही इंग्लिश में भी तैयार करने हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड ना करे, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्लियर? जो आपने हिंदी में तैयार किया वो आपका इंग्लिश वाला में होगा, ऐसे वाला। फिर आता है आपको प्रेसीज राइटिंग। प्रेसीज की अभी एक ही क्लास हुई है आई थिंक, है ना? अभी एक ही क्लास हुई है, इसके अलावा और आपकी क्लासेस हो जाएंगी जिसमें डेमो के पर्पज से आपको, डेमो नहीं मतलब प्रैक्टिस के पर्पज से आपको वो प्रेसिज राइटिंग दे दी जाएगी। ये भी इजी वाला पोर्शन है, एक बार आपको समझ आ गया कि पूछा क्या गया है, जब वो चीज समझ में आ गई तो फिर आप प्रेसिज लिख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में क्या आएगा आपको, जो ग्रामर वाला पोर्शन है, मैंने कहा आपको जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसके लिए हमने आज एक क्लास टेस्ट भी दिया था, इसी तरीके के क्लास टेस्ट और भी हम क्रिएट करेंगे तो आपको दे देंगे, आपको पता लग जाएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे आज का प्रेपोजिशन हो गया, इसके अलावा जो बच गया है पोर्शन जैसे चेंज द वॉइस, नरेशन बच गया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जल्दी ही कवर हो जाएगा। आई थिंक आज प्रेपोजिशन है तो कल की क्लास में कुछ और कवर करवा देंगे, ऐसे से कवर करवा देंगे एक एक सब्जेक्ट का। ठीक है, हो गया ये वाला पोर्शन कंप्लीट? हाँ बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बच गया है आपका जीएस वाला पोर्शन। जीएस में देखो अभी तक हिमाचल जीके का लगभग मेजर पोर्शन हमने करवा दिया है। उसमें जो बच गया है, जैसे आपको फोकस जो करना है, एनवायरनमेंट पर लेक्चर लगभग तैयार है, वो हमें डिलीवरी करना है। इसके अलावा टूरिज्म पर, इसके अलावा यहां पर अदर जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर फोकस करना है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो मेन टॉपिक्स हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जैसे अभी फ्लड हाल के दिनों में हमें देखने को मिला, जो 1-2 साल पहले भी है, जो बढ़ता ही जा रहा है लगातार। इसके अलावा इसके इन इन पर आपके पास कुछ एक पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसा ना हो बिल्कुल ब्लैंक होकर के आप वहां जाएं और आपको पता लगे कि क्वेश्चन आ गया इसी टॉपिक पर और कुछ आपको देखने को नहीं मिला। क्लियर? फिजिकल डेफिसिट हो गया जो बढ़ता ही जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो रही है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने की आपको जरूरत है नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करें, जो इंपॉर्टेंट राजा है उन्हीं के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट राजा है, जैसे एचएस में जो पूछा गया है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू हिमाचल के दे दिए गए हैं, वो कवर करो। ठीक है, प्रैक्टिस भी के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं, वो कवर कर लो आप, तो उसमें से आपका हिमाचल जीके लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। जीएस में ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें से हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो लगभग कवर कर दिया है, उसके नोट्स भी उपलब्ध है वहां पर। पॉलिटी के हमने जो एनसीईआरटी है वो करवा दी है, उसके एमसीक्यू आपको, उसके मेंस के क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। ज्योग्राफी के 3-4 दिन में आपको मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी में है, सारा आपको यहां से कवर हो जाएगा, है ना? स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप साइकिल आपको जो नींद चाहिए अभी के टाइम पीरियड में, तो कितनी ही नींद चाहिए होगी? 7 घंटे की। 7 घंटे की नींद के अलावा सोने की जरूरत नहीं है, काफी है। आपके लाइफ का ये आखिरी पड़ाव है जहां पर आप एक लाइन में गए तो निकले, नहीं तो फिर 1-2 साल और लग जाएगी। तो अंतिम पड़ाव है ये, आप ऐसा समझो कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है हमारे जीवन में, यही एक अंतिम रास्ता है हमारे जीवन में सक्सेस होने का, ये सोचो। बेशक अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, बाकी स्लीप साइकिल अगर आपको लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से आप कर सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये हो गया। बाकी अब मेंस की टेस्ट सीरीज जो है बच गया, एक लास्ट है ये मेंस की जो टेस्ट सीरीज है। इसके लिए करना क्या है कि आपका 10 को टेस्ट है ना, पहला हमने पीडीएफ शेयर कर दी है, तो सबसे पहले 13 तारीख से पहले पहले अपने आंसर सबमिट कर दें, उससे पहले हम सही तरीके से उनको चेक कर लेंगे। उसके बाद किसी ने सबमिट किया तो वो पहले वाला टेस्ट सीरीज क्रॉस चेक होगा नहीं, मतलब उसको हम फीडबैक देंगे नहीं। तो मेंस टेस्ट सीरीज तो
सिंपल है, और उसमें भी आपको अपने जो क्वेश्चंस लिखेंगे आप जीएस में, सभी में फॉर्मेट सेम रखिएगा। सभी में इन द सेंस कि हो सकता है क्वेश्चन डिफर हो, कहीं पर पूछा गया हो डिस्कस पूछा गया हो, कहीं पर हो सकता है क्रिटिकली एनालाइज हो, कहीं पर हो सकता है इलेबोरेट हो, वो हम बता देंगे कि आपको इसमें क्या क्या करना है, एक क्लास इस पर भी बता देंगे। ठीक है, ये चेंज होते रहने चाहिए आपके। जो आंसर बोला है, जो आंसर पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है सॉरी, उसका आंसर मिलना चाहिए आपके आंसर में। विदाउट द आंसर आपका जो फॉर्मेट जो भी आपने लिखा हुआ है दैट इज इररिलेवेंट, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने कुछ भी लिखा होगा, अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कुछ भी लिख लीजिए, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि एक मंथ में आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें हैं। शेड्यूल बनाओ कि एक दिन में आप क्या क्या चीजें करेंगे। एक दिन में आपको एक पद्यांश लिखना है, मिनिमम एक तो लिखना ही है। एक दिन में आपको एक गद्यांश तो लिखना ही है। ठीक है, ये दो तो कंपलसरी हैं। इसके अलावा एक दिन में, 2 दिन में आपको एक ऐसे लिखना है, और वो परफेक्ट ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दबाजी में एक दिन में एक ऐसे लिख दिया, फिर एक दिन में एक ऐसे लिख दिया, जो कि ऐसे ही कर दिया आपने टाइम पास के लिए, और परफेक्ट ऐसे वो बना ही नहीं, उसमें सभी डायमेंशन आपने देखे ही नहीं। हो सके तो 2 दिन में एक ऐसे तो लिख ही लें। फिर आपको एक दिन में ट्रांसलेशन भी करनी है, जो ब्रिल्स एक्सप्रेस से आपकी हो जाएगी। इसके अलावा गद्यांश पद्यांश हो गया, प्रेसीज राइटिंग, समय निकालना है एक दिन में मिनिमम 2 तो आप लिख ही पाए, प्रेसिस 2 आप लिख सकते हैं। गद्यांश में पद्यांश में भी आप 2 कविताएं लिख सकते हैं, तो कोई अंतर जा जाएगा नहीं जितना समय आप इसके लिए दे रहे हैं। ग्रामर वाले पोर्शन के लिए अलग समय देना है। ठीक है, ये वाली चीजें जो है, ये मेजर चीजें आपने एक तरफ रखनी है जहां पर ज्यादा मार्क्स हैं। जैसे ये सारे हैं जहां पर लगभग, अगर हम इंग्लिश और हिंदी का ऐसे मान लें, इंग्लिश और हिंदी का ऐसे मान लें, तो यहां पर 70 नंबर है, 40 और 30, तो 70 नंबर के लिए अलग समय। ठीक है, वैसे ही गद्यांश और पद्यांश लगभग 15 20 30 नंबर का हो जाएगा, इसके लिए अलग समय। प्रेसिस अलग समय, लगभग 22 नंबर है, तो ये अलग समय हो गया। ट्रांसलेशन ये अलग समय हो गया। इसके अलावा ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट है सभी के लिए। अब ग्रामर वाला हिंदी में भी एडवर्ब आएगा, हिंदी में भी एडवर्ब आएगी, इंग्लिश में भी एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, तो वो दोनों में सेम ही हो जाएगा। बस आपको रिलेट करना है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या उसमें समानताएं हैं। तो ग्रामर वाला पोर्शन एक तरफ करना है आपको कि दिन के समय में मुझे ग्रामर वाला पोर्शन कब पढ़ना है, हिंदी का ग्रामर अब, इंग्लिश का ग्रामर अब। लेकिन ये तो आपको कंपलसरी है कि एक दिन में करना ही करना है। इसके अलावा आगे जीएस वाला पोर्शन, तो जीएस वाले पोर्शन के लिए टाइम डिवाइड कर दो अभी के लिए कि हिमाचल जी के एक तरफ रख दिया, और जीएस हिमाचल जीके के साथ एक जीएस का कोई सब्जेक्ट ले लिया। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर दी कि आने वाले जो 5 दिन है मुझे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है, उसके आने वाले जो 5 दिन होंगे उसमें ज्योग्राफी खत्म करनी है। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, बस लिख करके कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग को 2 तरीके से आपने डिवाइड करना है। एक जिसमें जो मेजर पोर्शन होगा वो आप दिन में लिखें ही लिखें, तभी रिजल्ट आएगा। एक जहां पर जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको करना है, और एक हो गया आपका जीएस, जीएस देख लो। ठीक है, मेजर में यहां पर गद्यांश हो गया, देख लो आपको कब बनाना है टाइम टेबल। ये पद्यांश हो गया, ये ऐसे राइटिंग हो गया, ये प्रेसिज हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया। तो लगभग अगर आप इसमें 1 घंटा भी दे रहे हैं, इसमें भी 1 घंटा दे रहे हैं, प्रेसिज में 1 घंटा दे रहे हैं, प्रेसिज और ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह में। यहाँ ग्रामर के लिए लगभग मिनिमम 2 आवर्स दे रहे हैं, तो 2 1 3 1 4 1 5। फिर आपका जीएस वाला जिसमें हिमाचल जीके के लिए लगभग आप 1 आवर दे दीजिए, और जीएस के लिए भी 1 आवर अगर दे रहे हैं, मान लो ये मिनिमम बनाया मैंने कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 घंटे का तो मिनिमम शेड्यूल यहीं पर है आपको। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। ठीक है, तो वो अलग से पोर्शन हो गया। अब इसमें अगर मान लीजिए हम प्रेसिज राइटिंग की बात करें या ट्रांसलेशन की बात करें, ये सभी के लिए कंबाइन कह रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो आई होप कि इतने में आपका हो जाएगा। इससे तो आपको मैं सिर्फ जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि आपका समय कैसे आप डिवाइड करेंगे, वो तो आप पर डिपेंड करता है। बस मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप थोड़ा बहुत देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप लिख रहे होंगे तब देखें, पहले देखें मटेरियल, उसके बाद आप लिखें, तो वो ठीक है। लास्ट तक जाते जाते वो चीज चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो लिखेंगे क्या, है ना। तो पहले आप देखिए उसको,
फिर पूरा एनालाइज कीजिए उसको, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना उसमें, पहले उसको देखो कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं, फिर उसको याद करके फिर जब आप ऐसे लिखने जाएंगे तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, वो फिर वहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फिर आप उसको ऐसे में उतारेंगे, ऐसे में फॉर्म लिखेंगे, फिर जो चीजें आपको याद आती जाएंगी। क्लियर है यहां तक? बताइए। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे वाले कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। बताइए बताइए। क्लियर? सो द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। यहां पर मैं देख रहा हूं निकेश के ही ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, बाकियों को भी समझ आ रहा है क्या? ताकि हमें पता लगे यहां पर। बताओ बताओ। इतना तो रिस्पॉन्स दे ही सकते हैं ना आप लोग, अगर हम यहाँ से इतना बोल रहे हैं तो वहां पर लिखने में तो क्या ही जाता है। व्हाट्सएप पर तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, है ना, मतलब बाकी उन लोगों से। बताओ बताओ जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? ठीक है। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब है समावेशी विकास। अब समावेशी विकास जरूरी क्यों है? क्योंकि लास्ट वाले सेशन में हमने इसके बारे में पढ़ा था। जिसने जिसे अभी नहीं पता है इसके बारे में तो वो लास्ट लेक्चर देख ले। देखिए हमने क्या देखा था पॉवर्टी के बारे में। हमने ये देखा कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 129 मिलियन गरीब हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। साथ ही साथ में 1.1 बिलियन ग्लोबली गरीब लोग हैं, उसमें से भी आई थिंक 6.6 मिलियन जो कि एक्सट्रीम या फिर मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, बहुआयामी तरीके से वो गरीब हैं। हमने उसके बाद देखा कि इसमें से 1.1 बिलियन जो ग्लोबली पुअर हैं उसमें से हाफ जो चिल्ड्रन है, उसमें से हाफ तो चिल्ड्रन ही हैं जो गरीब हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि अगर 1% की ग्रोथ होती है, 1% ग्रोथ आती है या 1% ग्रोथ आपको गरीबी में देखने को मिलती है, तो 0.7% की इंक्रीज भी आपको देखने को मिलती है चाइल्ड लेबर में, और यही वाला डाटा आपको चाइल्ड लेबर में भी मेंशन करना है। ठीक है। इसके साथ में ही हमने देखा कि मल्टी डायमेंशनली जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसके तहत बहुआयामी जो वैश्विक सूचकांक है उसमें हमने देखा कि वो डिक्लाइन हुआ है इन द लास्ट 15 ईयर्स। 15 सालों में उसमें डिक्रीज देखने को मिला 55% से लेकर के 16% इन द लास्ट 15 ईयर्स, जो कि एक अच्छी बात है भारत के लिए। लगभग इतना इसमें डिक्रीज आया है। क्लियर? और जो भारत में गरीब हैं उसमें से जो लोग हैं वो मात्र लेस देन 181 रुपीज अ डे कमा रहे हैं, दिन में उनकी कमाई लगभग 181 रुपए से भी कम है। सड़कों पर सोने के लिए वो मजबूर हैं। आपको ऐसे को एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे आयाम में ढालना है। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो पॉवर्टी है उसके क्या क्या रीजन रहे, हम वहां फिर से नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप उसका रिवीजन रिवीजन जरूर करना है, ऐसा नहीं है पढ़ लिया फिर उसका रिवीजन ही नहीं किया। क्लियर? उसके क्या क्या रीजन रहे। रीजन में हमने देखा कि हो सकता है वो इकोनॉमिक रीजन हो सकता है वो सामाजिक रीजन हो सकता है वो कोई हिस्टोरिकल रीजन हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सोशल सोसाइटी में कौन एक सेक्शन गरीब है। इकोनॉमिक तरीके से हम देखते हैं कि टॉप 10% के पास ही ज्यादा इनकम है और गरीब लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, इनके पास ही पैसा है। देयर वर सम अदर रीजंस कि क्या क्या और रीजन हो सकते हैं गरीबी के, जैसे इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट, पॉलिटिकल, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। तो जब भी आप गरीबी के आयामों में जाएं कि गरीबी की किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या उसके कारण हैं, तो आप ये चीजें मेंशन करेंगे। अब इस गरीबी को खत्म भी तो किया जाना चाहिए। गरीबी को खत्म कैसे किया जाएगा? गरीबी को खत्म किया जाएगा समावेशी विकास के तहत। जब सभी लोगों का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, उसके तहत ही लोगों की जो गरीबी है अभी तक उसको खत्म किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं समावेशी
विकास। हिंदी में भी आप लिखेंगे और इंग्लिश में भी आप लिखेंगे विकास। सो है ये, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही होता है कि सभी का विकास हो। ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ ही है। इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसी है ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ ही है जिससे सभी लोगों को फायदा पहुंचता है। सभी लोगों को इससे फायदा पहुंचता है, सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचता है। ठीक है, नॉट जस्ट फ्यू पीपल। कि एक होता है कुछ एक लोगों का विकास होना और दूसरा होता है सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना। सबका साथ सबका विकास, वो हो गया आपका समावेशी विकास। कि चाहे वो गरीब है अमीर है, सभी लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, फायदा किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को, जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं, जो भी सोसाइटी में लोग हैं, उन सभी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उन सभी को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी उनको देना ताकि वो उनका विकास हो। अगर किसी लोगों को मान लीजिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब हम कहते हैं कि हमने स्टार्टअप स्कीम चलाई। अब स्टार्टअप योजना को क्यों चलाया गया? ताकि सभी लोगों को, सर्वोदय कंसेप्ट ऑफ गांधी जी, हाँ, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, क्या कह रहा था मैं, स्टार्टअप स्कीम से। स्टार्टअप स्कीम से क्या हो गया, जो गरीब लोग भी हैं उनको भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम अपॉर्चुनिटी उनको क्रिएट कर रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटी से वो प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे और फिर उनका विकास होगा, उस वर्ग का, पूरे के पूरे का वर्ग का विकास होगा। जैसे हम महिलाओं को लोन देते हैं, अब महिलाओं को लोन देने से क्या होगा कि वो अपने कुछ एक मटेरियल बनाएंगे, कुछ एक वस्तुओं बनाएंगे और फिर जाकर के उनको बेचेंगे बाजार में, उनकी इनकम बढ़ेगी, उससे आय बढ़ जाएगी। हम उनको लो इंटरेस्ट पर लोन दे करके उनकी आय को बढ़ा रहे हैं, तो इससे महिला भी मेन स्ट्रीम में आ गई जो अभी तक नहीं थी। हम दूध के प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब जब दूध के प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा, महिलाओं के पास पैसा आएगा और वो जो अभी तक सोसाइटी में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका नहीं था, उनका रोल नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसा नहीं है, पावर भी नहीं है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं। तो हमने उनके हाथ में पैसा भी दे दिया, अब उनके हाथ में पावर भी आ गई, डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। हमने महिलाओं का विकास कर दिया। हमारे पास कुछ एक ऐसे भी बीपीएल लोग थे जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको हमने कहा कि आपके पास गैस, जो गैस का कनेक्शन है वो नहीं है, तो उनको गैस कनेक्शन दे दिया हमने, सरकार ने इसको गैस कनेक्शन दे दिया ताकि वो बीमार ना पड़े। अब बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो भैया सरकार पर फिर से दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों का हमें विकास करना है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें बनानी है ताकि उनका विकास हो सके। दैट इज कॉल्ड द इंक्लूसिव ग्रोथ। चाहे वो पुअर हो, मार्जिनलाइज सेक्शन हो, सभी के लिए, एससी है, एसटी, ओबीसी, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ताकि उनका विकास हम कर पाए। ठीक है, उन्हें गुड जॉब देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रदान करना, ये सभी चीजें समावेशी विकास के अंतर्गत ही आती हैं। क्लियर? नाउ एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? आप लिखेंगे समावेशी विकास के घटक। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे आप समावेशी विकास के घटक। क्या हो सकते हैं इसके घटक, क्या क्या हम कर सकते हैं समावेशी विकास से? समावेशी विकास अगर हम करेंगे तो आपने देखा होगा स्किल इंडिया, ये तो कर ही रहा है, स्किल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। अब इस स्किल डेवलपमेंट करने से क्या हो जाएगा, जो अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़े हुए हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ का वही मतलब हो गया, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास स्किल है, लेकिन किसी लोगों के पास स्किल नहीं है जो आज की डेट में चाहिए। आज की डेट में फॉर एग्जांपल जॉब्स हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास प्रॉपर स्किल तो है ही नहीं। तो स्किल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौशल विकास हम कर रहे हैं। बिकॉज द यंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो यंग पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे लगातार आप देख रहे हैं कि वो बढ़ ही रही है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम दो है। पहला ये है कि जो वर्कर हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर, हाईली जो स्किल्ड वर्कर हैं वो उपलब्ध है ही नहीं। हाईली स्किल्ड, या लेबर लिख दो आप या वर्कर लिख दो, हाईली स्किल्ड जो वर्कर हैं वो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, वो उपलब्ध ही नहीं है।
कैसे हमें पता लगा? 62% ऑफ द पॉपुलेशन 62% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन द रेंज ऑफ 15 टू 59 ईयर्स। भारत में लगभग इतने लोग यंग पॉपुलेशन है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट अभी भी लोगों में कम ही है। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम है, लोगों के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल स्किल है कुछ, कि मान लो हमने कह दिया स्किल तो वो भी है कि आप किल्टा बना रहे हैं, ठीक है, आपने देखा गांव में किल्टा बना रहे हैं, तो किल्टा बनाना भी तो स्किल ही है, बाकी लोगों को तो नहीं आता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल स्किल है वो मैच नहीं करती है आज की जॉब मार्केट से। जो ये ट्रेडिशनल स्किल है ये जॉब मार्केट से मैच ही नहीं कर पा रही है। किसी के पास हो सकता है हथौड़ा बनाने की हो स्किल हो, लेकिन वो आज मशीन के द्वारा किया जा रहा है। आपने कहा किल्टा बनाने की है तो आजकल रबड़ के किल्टे आते हैं जो गोबर ढोने के लिए इधर उधर यूज होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं वो जॉब मार्केट से मैच नहीं कर रही हैं। तो ये दिक्कत तो क्रिएट कर देता है। फिर तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, हमने इसके लिए प्रोग्राम, इस पर हम अलग से बनाएंगे, इस पर अलग से आपको ये प्रदान कर देंगे जो मटेरियल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट। क्लियर है? तो फर्स्ट वाज दिस। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे कहेंगे हम वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जिसे कहेंगे हम वित्तीय समावेश। अब वित्तीय समावेश का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जेम ट्रिनिटी, हमने जेम ट्रिनिटी के बारे में पहले भी जिक्र किया था। जेम ट्रिनिटी कि आपके पास जनधन जो भी है मोबाइल ऐप है, जनधन योजना, आधार हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया आपका, या फिर आपका फोन नंबर हो गया। तो जेम ट्रिनिटी के बारे में हमने देखा था, है ना, यही देखा था, आधार और मोबाइल। सभी लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। जब हम सभी लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ेंगे तो उनके पास जैसे गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है कोई, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जा रहा है कि हम 6,000 आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। जो किसान हैं तो 6,000 डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बैंकिंग प्रणाली से अभी संबंधित नहीं हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। जब हम बैंकिंग प्रणाली से जोड़ेंगे तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ सेविंग जो अभी तक घर में रख रहे थे वो बैंक में रखेंगे और बैंक को फायदा पहुंचेगा। बैंक को फायदा पहुंच रहा है तो इसका इवेंचुअली मतलब यही हुआ कि सरकार को भी तो फायदा ही पहुंचेगा, वो भी आगे टैक्स देंगे। तो वो जो घर में पैसा था उसको हमने इकोनॉमी में लगा दिया। जब हम पैसा जो घर में है इकोनॉमी में लगा देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहां उनको सेवाएं मिल जाएंगी, जो भी हो सकता है वो सब्सिडी के रूप में हो या पैसे के रूप में हो, कि हम महिलाओं को मान लीजिए 1,500 रुपए दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वो भी तो एक तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है कि महिलाएं जिनका भी बैंक अकाउंट ही नहीं था उनका बैंक अकाउंट खोल देना और उन तक सर्विसेज पहुंचा देना। क्लियर है? इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहीं पर लिख देता हूं या अगली स्लाइड में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हिंदी में मतलब हुआ इसका तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति के टाइम पीरियड में होता क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक ऐसी चीज है, ये इनइक्वालिटी को बढ़ा भी सकती है, ये घटा भी सकती है। दो चीजें पॉसिबली हो सकती है कि मान लीजिए कोई लोग अगर डिजिटली इलिटरेट रहे, जिन्हें पता ही नहीं है कि डिजिटल इंडिया क्या है, इसी के लिए तो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमने चलाया है लोगों को डिजिटली लिटरेट करने के लिए। तो यही आज की डेट में चला हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, इंडस्ट्रियल 4.0 चला हुआ है ना, औद्योगिकरण चला हुआ है आज की डेट में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जमाना है एआई का। किसी लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो दिक्कत आ जाएगी। अब इससे कैसे हम इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सकता है? इससे दो चीजें हो सकती है, या तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी या तो फिर घटेगी। दो चीजें पॉसिबल है। घटेगी कैसे? कि सभी लोगों को हमने डिजिटली लिटरेट कर दिया, साक्षर कर दिया हमने सभी लोगों को। हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रॉड वाला पैसा, वो अलग चीज है।
इनइक्वालिटी जिनके पास ज्ञान है लेकिन वो अभी यूज नहीं कर पा रहे थे। मान लीजिए कोई भी गांव में है तो उसने कहीं पर यूट्यूब पर कुछ चलाना, कुछ वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अभी गरीब था तो उसके पास धीरे धीरे टैलेंट तो है उसके पास, लेकिन था वो गरीब, उसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज फोन आ गया, फोन से ही वीडियो बना दी और वीडियोस वायरल हो गई, तो उससे उसके पास पैसा आ गया। फोन से ही उसने देखा, डिजिटली उसने देखा कि किस तरीके से हम अपने खेतों में अच्छी फसलें उगा सकते हैं, अच्छे बीज हम ला सकते हैं। ड्रिपिंग सिस्टम के बारे में देख लिया, नई फसलों के बारे में देख लिया, नई खाद के बारे में देख लिया। तो वो सब चीजें कहां से आ रही हैं? डिजिटल तरीके से आ रही हैं। तो जो लोगों के पास अभी तक पता ही नहीं था उन चीजों के बारे में, उसे डिजिटली वो चीजें पता लग गई, तो इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ भी सकती है अगर इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं हो सकता है लोगों तक इसके बारे में पता ही ना हो किसी को कि भैया इसका यूज कैसे करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं फोन में तो सब कुछ ऐसे ही होता है, ये रियलिटी में तो कुछ होता ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है। तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आपने देखा कि शेयर मार्केट में बूम आ गया, पैसा किसी एक के पास चला गया, सारे के सारे लोग गरीब हो गए, शेयर्स डूब गए। पैसा तो लगा दिया था, अब क्या हो गया, पैसा एक के पास चले गया, डूब गया पैसा। जो डिजिटली इलिटरेट है, पैसा तो पता था उसे कि लगाना है, लेकिन पैसा कहां लगाया जाए वो नहीं पता था। हो सकता है वही व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रॉड में आ जाए कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर दिया गया भैया। पॉसिबिलिटी तो ये भी है, डिजिटली अरेस्ट कर दिया या फिर कुछ और चीजें कर दी जो आपको नहीं पता था। तो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि सभी लोगों को समावेशी विकास तो होना चाहिए, उसमें उन्हें पता होना चाहिए कि जो तकनीकी उन्नति हो रही है उस तकनीकी उन्नति का हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें, अपने जीवन में उसे कैसे अपनाएं, उस टेक्नोलॉजी का अपने जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए। वो है समावेशी विकास। सिर्फ एक चीज नहीं है, सभी तरीके से उनका विकास किया जाना चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में हम उनको ला पाए। तो दिस इज अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अपने जो भी आपको लगता है कि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको लिखें अपने एग्जाम में। तो दिस इज, अब ये सारी चीजें आप ऐसा नहीं कि एक ही ऐसे में लिखेंगे कहीं पर कि जहां पर भैया गरीबी के बारे में आएगा, समावेशी विकास के बारे में आएगा, कहीं पर भी मेंशन कर दो जहां पर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन किया गया है वहां पर इसके बारे में लिख दो पॉइंट्स। क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या हो गया? यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, सामाजिक विकास हम कैसे करेंगे? सोशल डेवलपमेंट इसी का ही है एलिमेंट, सोशल डेवलपमेंट। हमें सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सोसाइटी में किसका डेवलपमेंट? जो अभी तक मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या फिर गरीब वर्ग है, उनका विकास होना चाहिए। मार्जिनलाइज का मतलब होता है हाशिए पर, चाहे वो एससी है, एसटी हो गया, विमेन हो गया, जैसे पुअर है, तो इन सभी का विकास किया जाना चाहिए। एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन, दैट इज द सोशल डेवलपमेंट। और वो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आएगा। तो ये तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ही है ना, कि आप सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो गरीब वर्ग है, चाहे वो एससी एसटी है, चाहे वुमेन है, चाहे गरीब लोग हैं, कोई भी है, तो उसको हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सामाजिक जो डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। हाउ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट? हम भारत सोच रहा है अभी कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। ठीक है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे। तो ये कैसा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही तो प्रोसेस है कि अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए सभी लोगों का तो विकास करना पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ एक ही लोग का विकास करेंगे और वही पूरा कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जियो चला, अंबानी जी का ये चला, तो विकास तो और लोगों का भी हुआ, उनका तो चलो पैसा बना ही बना, लेकिन उसके अलावा जो उसके बाद क्रांति आई इंटरनेट पर, तो उसमें तो सभी लोगों का फायदा ही पहुंचा। बेशक नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन ज्यादा तो फायदा ही पहुंचा है। सभी लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंची। मोबाइल फोन अब देखिए कैसे कैसे अब 5G तक पहुंच गई है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है, आपका जो कंटेंट है उसकी मात्रा अब बढ़ गई है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप देख सकते हैं। आज की डेट में हम AI तक पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे तो ये प्रोसेस चला। तो जब ऐसी शुरुआत होती है कि हम कोई टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए वो भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट,
व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ? देयर आर सम चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस इन इंक्लूसिव ग्रोथ, पहला तो जो हमने अभी बताया, क्योंकि गरीबी से ही संबंधित था, हमने गरीबी से तो इसकी शुरुआत की। ये तो हमने एलिमेंट्स देखे, तो एलिमेंट तो आपको पता लग गया क्या हो सकते हैं इसमें। आप और बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। अब इंग्लिश का जो ऐसे आएगा वो तो इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप, मैंने कहा था कि मान लीजिए हमने 5 किए यहाँ पर, तो 5 को भी आप 50-50 वर्ड में लिखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 300 वर्ड्स में आ रहा है तो आपने 50-50 में लिख रहे हैं, 5 आपकी मेन हेडिंग हो गई, तो ये आपके 250 वर्ड्स तो आपके यही हो गए। बच गए 50, तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी तो लिखेंगे, तो आपके इंग्लिश वाला ऐसे तो कंप्लीट ही हो गया, अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट से, इंक्लूसिव ग्रोथ से आता है तो। लेकिन वो सही होना चाहिए, एक फॉर्मेट में होना चाहिए। वो अपना फॉर्मेट आप तय करिए कि आपका फॉर्मेट क्या होगा। देयर आर सम चैलेंजेस, अभी ये वाला तो रह गया है, ये तो आपका अभी वाला था, अभी ये वाला रह गया है। चैलेंजेस पहला क्या है? पहला तो पॉवर्टी ही है। गरीबी को हटाने के लिए तो ये भी तो प्रॉब्लम ही है हमारे पास, क्योंकि वी हैव 129 मिलियन पुअर पीपल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जब आप ये मेंशन करेंगे कि रिपोर्ट किसकी है, तो वो और ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। 2024 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 129 मिलियन पुअर पीपल हैं। तो वो कैसे फिर समावेशी विकास हम करेंगे? जब इतने लोग गरीब हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम के साथ कैसे जोड़ें? हम उसको फाइनेंशियल वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करें जब वो बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़े ही नहीं हैं? डिजिटली हम लिटरेट कैसे करें जिनके पास पीने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उनका हम डेवलपमेंट कैसे करें? तो दिस इज द वन ऑफ द चैलेंज दैट हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ द पुअर और द पॉवर्टी। क्लियर? तो फर्स्ट इज दिस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। सेकेंड, द सेकेंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ तो करें, लेकिन करें कैसे? यहां पर अनएम्प्लॉयड ही बहुत है। इन अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी, ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है। अब ये बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए? अब बेरोजगारी कैसे एक चैलेंज है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए? जो वर्ग अभी तक काम करने में लगा होना चाहिए था, वो काम नहीं कर रहा है, वो फोन चला रहा है, वो हो सकता है कहीं रील बना रहा है, कहीं रील देख रहे हैं। तो जो वर्ग को काम करना चाहिए था उसके पास काम ही नहीं है, तो घर में बैठ करके स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयड है, काम कुछ है नहीं। तो अनएम्प्लॉयड यूथ कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? आईएलओ की रिपोर्ट कहती है, आईएलओ जो लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 1 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयड इंडिया में, रिपोर्ट 2024, इसको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आ गया तो आप इस रिपोर्ट के बारे में मेंशन करेंगे। द रिपोर्ट वॉज, आईएलओ की रिपोर्ट है इंडिया के लिए 2024 वाली। इसमें यह कहा गया है कि 1 आउट ऑफ 3 अनएम्प्लॉयड, 1 आउट ऑफ 3 अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड जो है इंडिविजुअल वॉज यंग। 3 में से 1 जो बेरोजगार है वो युवा है। तो युवा वर्ग जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट, उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, घर में बैठा हुआ है, काम करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है। साथ ही साथ में देयर इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चैलेंज क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, असमानता है, पैसे नहीं है। पैसे इन द सेंस कि जो टॉप 10% है, टॉप 10% के पास 77% ऑफ नेशनल वेल्थ है। टॉप 10% के पास 77% ऑफ द नेशनल वेल्थ है, वो कैसे ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? किसी के पास पैसा ही नहीं। इनकम इनइक्वालिटी, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, किसी के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, तो देयर इज इनकम इनइक्वालिटी। तो वो भी एक चैलेंज है हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। देयर इज ऑल्सो जॉबलेस ग्रोथ, जो आप ऐसे मेंशन यहां पर ही डाल दीजिएगा, या जॉबलेस ग्रोथ इसमें आ जाएगा। ये
जॉबलेस ग्रोथ है। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब्स तो क्रिएट ही नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि भैया 8 पॉइंट की इतनी दर से ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन जॉब्स कहां मिल रही हैं? जॉब्स नहीं मिल रही हैं। आप बात कर रहे हैं अभी समोसे और आलू पर, और बेरोजगार जो है, जो युवा है वो घर में बैठा हुआ है, वो अभी देख रहा है किस तरीके से ये समाज काम कर रहा है। हर चीज देखता है, युवा वर्ग हर चीज को देखता है, लेकिन कुछ युवा उस चीज को भूल जाते हैं, कुछ उसको नहीं भूलते हैं। तो आपको, खैर आपको तो क्या, अभी आपके तो एग्जाम है, जिसका नहीं है उस वर्ग की बात हो रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस है, इन द सेंस कि अभी तक जो मैक्सिमम लोग हैं, अगर हम कहें कि 44% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट है। लिख दो इसको, इस डाटा को भी लिख दो। एग्रीकल्चर का अगर देखा जाए तो अराउंड 44% एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर, अगर यही डाटा आपको एग्रीकल्चर में भी मेंशन करना है, अगर एग्रीकल्चर से कुछ संबंधित आ गया, एम्प्लॉयमेंट तो लगभग इतनी है 44%, लेकिन अगर इसका जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इट्स अराउंड 12%। तो ह्यूज डिस्पैरिटी इसमें भी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा वी हैव रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी कैसे? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वी हैव रीजनल डिस्पैरिटी। हिमाचल प्रदेश में देखो, हो सकता है, हो सकता है, क्या है ही, हमीरपुर में सबसे ज्यादा लोग लिटरेट हैं। और ऑब्वियसली बात है कि आपने, हमारे टाइम में क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई मैथ्स का टीचर आ रहा है, तो मैथ्स का टीचर आता था, बोले भैया ये हमीरपुर से आए हैं, हमारे वहां का तो मैथ्स का टीचर ही नहीं रहा कोई। तो रीजनल, क्षेत्रीय असमानता हमें देखने को मिलती है, क्षेत्रीय असमानता। आप एग्जाम्पल हमीरपुर का ले लीजिए, अगर आप नेशनल लेवल का लेना चाह रहे हैं, आप केरला का एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर सबसे ज्यादा लिटरेट हैं। उसी तर पर आप बिहार में देखिए तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटी है, क्षेत्रीय असमानता है। इस क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाना चाहिए, तभी तो लोगों का विकास हो पाएगा। समावेशी विकास हम कैसे करेंगे? समावेशी विकास में हम कह रहे हैं कि सबका विकास करेंगे, कि कैसे करेंगे विकास हम सबका? जब तक हमारे पास, केरला में आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिजिटली, सबसे ज्यादा लिटरेट पीपल हैं, यहां पर बिहार में सबसे ज्यादा कम है। यहां पर लेबर सबसे ज्यादा मिलेगी, बिहार वाले जो लेबर के लोग हैं वो आप कहीं पर भी देख लीजिए कि बिहारी हैं, तो ये काम करने वाला होगा, सीमेंट का काम करने वाला होगा, लकड़ी का काम करने वाला होगा, तो लेबर ही है वो। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे बेरोजगार हैं, युवा हैं, बाहर की तलाश में आ जाते हैं। भैया कौन यहाँ पर समय बर्बाद करेगा? तो 600 रुपए की दिहाड़ी मिल जाती है आज के टाइम पीरियड में। तो अगर वो कोई यूथ बिहार से बाहर निकलना चाह रहा है, उसे वहां पर कुछ मिल नहीं रहा है, 5 साल वो तैयारी कर रहा है मान लीजिए, तो 5 साल से अच्छा वो ये है कि उस 5 साल में यहाँ पर 600 रुपए की दिहाड़ी कमाए। तो अगर वो 600 रुपए की दिहाड़ी कमा रहा है, इंटू 30 कर दो, तो लगभग 18,000 हो गया, है ना? 18-20 हजार हो गया, मान लीजिए अभी तक के लिए इतना वो कमा रहा है, बाहर रह करके भी बचा रहा है, मान लीजिए 10,000 15,000 भी बचा रहा है, तो एक इनकम तो है उसके पास। अगर वो 10,000 भी बचा रहा है तो वो उसकी इनकम है, महीने का 10,000, महीने का 5-6 हजार भी बचा रहा है, तो उसके पास वो अपनी इनकम है। इससे तो अच्छा ही है वो फिर 5 साल बेरोजगार रहने से। एक महीने में उसके पास लगभग, एक साल में लगभग उसके पास 2-3 लाख आ जाएंगे, 2 लाख भी मान लो, अगर वो थोड़ी बहुत सेविंग करता है तो। अगर 1 लाख भी वो सेव कर रहा है एक महीने में, या फिर 50-60 हजार भी सेव कर रहा है, 60 हजार सेव कर रहा है एक, तो 3-5 साल में जो तैयारी कर रहा था 3 लाख सेविंग हो गई। कुछ इंटरेस्ट जोड़ करके देख लीजिए कितना कर हो रहा है। एक घर से एक व्यक्ति निकल रहा है तो वो 3 लाख कमा रहा है। चलो वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि बिहार में लोग इलिटरेट हैं और यहां पर लिटरेट हैं। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी को हमें कम करना पड़ेगा, तभी तो हम समावेशी विकास कर पाएंगे, तभी तो हम ये कर पाएंगे ना ये चीज। तो दीज आर द चैलेंजेस। नाउ देयर आर सम मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। चैलेंजेस फेसिंग इन इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने चलाए हैं प्रोग्राम, तो उसके बारे में आप मेंशन कर दो। जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, लिख लो आप, मैं लिखवा देता हूं। मनरेगा है, मुद्रा योजना है, जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सर्व शिक्षा अभियान हो गया,
स्वच्छ भारत मिशन हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जल जीवन मिशन है, आयुष्मान भारत स्कीम है। तो ये सभी स्कीम भारत सरकार ने इसके लिए ही तो चलाई हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस कंसेप्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ आ गया? एक और भी है वैसे तो, रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। डिजिटाइजेशन का क्या रोल रह सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने में? ठीक है, उसको भी आप इसी तरीके से रिलेट कीजिएगा। बस मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन इंक्लूसिव ग्रोथ, तो क्या हो सकता है डिजिटाइजेशन का इंक्लूसिव ग्रोथ में? वही जो हम यहां पर चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जैसे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम। तो स्किल डेवलपमेंट लोगों के पास नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं लोगों के लिए। स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर डिजिटाइजेशन का इंक्लूसिव ग्रोथ में हम फाइनेंशियल सर्विसेज दे पाएंगे उनको, हेल्थ केयर की सर्विसेज दे पाएंगे, बैंकिंग प्रणाली के साथ हम उनको जोड़ सकते हैं। जब स्किल डेवलपमेंट देंगे तो उनको जॉब मिल जाएगी। इसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे होगी डिजिटाइजेशन से? जब लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम अपनी खेती बाड़ी के लिए कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं, जो डिजिटल इंडिया का प्रयोग है, जो फोन का प्रयोग समझ लीजिए आप, कि फोन का ही कैसे आप यूज कर सकते हैं, या स्किल डेवलपमेंट का यूज आप कैसे कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया का कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम लोगों में इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे जो गैप है अर्बन और रूरल का वो खत्म हो जाएगा। एक चीज जो मेंशन आपको करनी है, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, इंडिया लिखो, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी is expected to witness this is the statement of finance minister कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैट विल बी अराउंड 800 बिलियन डॉलर by 2030 according to the finance minister। ठीक है, हाँ, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड इट विल बी अराउंड 800 बिलियन डॉलर बाय 2030 बाय द स्टेटमेंट गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये आपको मेंशन करनी है, आपके एग्जाम में काम आ जाएगी। कहीं पर भी डिजिटल इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ये डाटा मेंशन करेंगे। ठीक है, सो यहां पर आपका लेक्चर होता है खत्म आज के लिए। क्लियर है? बाकी जो भी लेक्चर कह रहे थे, देखो एक लेक्चर हम मॉर्निंग में अपलोड करते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत हमें कंटेंट बनाने को होता है, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज बनाने को है, और साथ ही साथ में आपका अभी तो 2-3 दिन है, आपके आंसर्स चेक करने को होंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा उस दौरान। तो क्लासेस, शाम की क्लास तो होगी ही होगी, है ना, शाम को तो क्लास होती है। दिन को जो क्लास होगी वो हम आपको बता देंगे कि दिन में ये क्लास होगी है, तो हम आपको ग्रुप में बता देंगे इतने बजे क्लास हुई है, तो अपलोड हो जाएगी, आप पीडीएफ शेयर कर देंगे वहां पर, है ना। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। समझ आया होगा, अच्छी बात है, नहीं आया होगा समझ तो भी बता देना आपने। बाकी तैयारी कीजिए, ऑप्शन कुछ है और है नहीं, अच्छी तैयारी कीजिए, पूरी डेडिकेशन से तैयारी करो। कोई बड़ा एग्जाम ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, थोड़ा बहुत अपना टाइम टेबल फिक्स रखो, लिखने का तरीका रखो, सब चीज़ें हो जाएंगी। माइंड को थोड़ा बहुत स्टेबल रखो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है। जो लोग भी आपसे ये कहते हैं कि ये करो वो करो, ये अभी के लिए उनको जाने दो, और ज़्यादा लोगों को बताना भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। ठीक है, जो नज़र लगती है ना
उसी तरीके से लगती है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नज़र लगती है। उससे होता क्या है कि आप ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि वहाँ ऐसा करो वैसा करो, चाहे खुद पता भी ना हो, लेकिन आपको राय बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा लोगों को बताना भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन अपनी अच्छे तरीके से गैदर करो, उसको सिस्टमाइज करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आपके पास जो मटेरियल है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से देखो। आपके पास एप्लीकेशन में मटेरियल है तो उसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से देखो। आपके पास खुद का मटेरियल है उसका भी रिवीजन करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा सारा इसी पर ही डिपेंड करें कि हाँ यही मटेरियल है यही आप करना है, हो जाएगा इससे वो अलग बात है। लेकिन आपके पास जो मटेरियल बना हुआ है, एग्जाम तो उससे भी क्लियर हुआ है, तो अपना जो मटेरियल है उसको भी रिवाइज करो। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड नाइट।